जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष अकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ साथियों, इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का पिछले साल का पेपर हल करने वाले हैं। 17 सितंबर 2018 शिफ्ट नंबर 1 का जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में मैं आप लोगों को हल करवाऊंगा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पुनः ऐसा ही पेपर और यही लेवल और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको सभी प्रश्नों को बेहद अच्छे तरीके से लगा लेना अति आवश्यक है। जी हाँ साथियों, मेरे साथ आपको हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए। तो साथियों, आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं और प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या कौन से कथन आवश्यक या पर्याप्त हैं, उनकी पहचान करना है। जैसे दोस्तों प्रश्न में आपको यहाँ पर दिया है प्रश्न और इसमें पूछा जा रहा है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, तो उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। तो साथियों, इन कथनों में से किस कथन के द्वारा 20 डिब्बों का कुल भार लाया जा सकता है और प्रत्येक डिब्बे का भार बराबर प्रश्न में बोला है। तो पहले कथन की अगर बात करें तो पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के एक तिहाई का भार यहाँ पर 10 किलोग्राम है। तो साथियों, पहले वाले कथन के अनुसार अगर इसको हल किया जाए तो मान लो एक डिब्बे का जो भार था, प्रत्येक डिब्बे का भार एक्स किलोग्राम था। अब साथियों यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि प्रत्येक डिब्बे के एक तिहाई का, तो साथियों प्रत्येक डिब्बा 100 किलो का था और इसका एक तिहाई 1/3 होता है और 1/3 हिस्से का भार बताया 10 किलोग्राम। तो साथियों यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 और भाग का 3 गुना में चला जाएगा, गुना का एक भाग में जाएगा तो x का मान कितना लेके आ जाएंगे, 30 किलोग्राम लेके आ जाएंगे। मतलब साथियों एक डिब्बे का भार 30 किलोग्राम है। प्रश्न ने पूछा था 20 डिब्बों का कुल भार क्या होगा और प्रत्येक का भार बराबर है। तो साथियों जब पहले वाले कथन को हमने हल किया तो एक डिब्बे का भार 30 किलोग्राम आ चुका है। तो साथियों हम कितने भी यानी 20 डिब्बों का भार पहले कथन के अनुसार तो ला सकते, तो पहला तो सही होगा। अब कथन नंबर 2 को हम लोग हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर बोला 6 डिब्बों का कुल भार है ना, 4 डिब्बों के कुल भार से 40 किलोग्राम ज्यादा है। तो साथियों यहाँ पर 6 डिब्बों का भार, एक डिब्बा 100 किलोग्राम का था तो 6 डिब्बे कितने किलोग्राम के होंगे, 6 100 किलोग्राम के होंगे। और 4 डिब्बों के भार से, तो 4 डिब्बों का भार कितना होगा, 4x किलोग्राम। तो इन दोनों का अंतर प्रश्न में बताया कि 40 किलोग्राम है। तो साथियों यहाँ पर कितना बचेगा, 2x बराबर कितना, 40। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू लाएंगे, 40 के बटे में आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 20 किलोग्राम। मतलब साथियों कथन नंबर 2 के द्वारा भी हम लोग x का मान 20 लेके आ चुके, मतलब प्रत्येक डिब्बे का मान 20 आ जाएगा। तो यहाँ से 20 डिब्बों का भार भी हम ला पाएंगे, यानी एक डिब्बे का जब भार आ सकता है दोस्तों तो कितने भी डिब्बों का भार लाया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तो साथियों कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, मतलब दोनों एक साथ पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो चलिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो प्रश्न आकृतियां प्रश्न में दिया है और उत्तर आकृति में से कौन सी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देखो पहली आकृति से दूसरी आकृति में ये जो दोनों वृत्त थे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये साथियों इस सीधी लाइन में यहाँ पर दोनों कोने पे आ चुके। इसी प्रकार तीसरी से चौथी आकृति जब बनाएंगे तो ये ऐसी लाइन तो वैसी आएगी और ये जो वर्ग दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं साथियों, ये भी किस तरह से अलग अलग यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो चार ऑप्शन में बी आकृति इसका राइट आंसर बनेगी और ऑप्शन नंबर बी में दिया है बी आकृति। तो जिन भी साथियों का बी ऑप्शन आया प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दर्पण एमएन, है ना, दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। तो साथियों ये जो आकृति है इसका दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा इसका दायां हिस्सा बाईं ओर चला जाएगा
और बायां हिस्सा दाईं ओर पहुंच जाएगा। जी हाँ साथियों, ऊपर नीचे का कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप कहेंगे सर किस प्रकार से, देखो नीचे में ये है और इसको भी आधा करते तो ये जो ब्लैक साइड दिखाई दे रहा ये इधर आ जाएगा इस तरह से। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद सफेद वाला लेफ्ट से राइट साइड आ जाएगा और ये वृत्त जो दिखाई दे रहे ऊपर वाली लाइन में, ये सफेद वाला वृत्त तो इधर की साइड आ जाएगा और ये जो ब्लैक टाइप वृत्त दिखाई दे रहा है ये इधर आ जाएगा। चार ऑप्शन में पहचानिएगा कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। ए वाली आकृति को देखिएगा, ए वाली आकृति इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन को चुनना है, ए आकृति सही जवाब होगा, बी वाला इसका सही जवाब है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। साथियों प्रश्न में यहाँ पर एक कथन दिया है, कथनों के अनुसार कौन सी अवधारणा यहाँ पर सही है। छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो साथियों अवधारणा एक है, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, छात्र दो ने नोट्स को तैयार किया होगा तभी जाकर छात्र वन ने उसे पढ़ने के लिए नोट्स मांगे, मतलब पहली अवधारणा अनुसरण करेगी। छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। तो साथियों दो वाला गलत हो जाएगा क्योंकि समझ से यहाँ कथन का कोई लेना देना नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने पुनः आ चुका है, अति महत्वपूर्ण वाला, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्या विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। तो पहली आकृति, दूसरी, तीसरी और चौथी आकृतियों की सीरीज आपके सामने है। तो साथियों यहाँ पर आप देखिएगा, पहली आकृति से तीसरी आकृति को ये घड़ी के विपरीत दिशा में दोस्तों याद रखना 90 डिग्री है ना घूम गई है। अब दूसरी आकृति से हम चौथी आकृति बनाएंगे, इसको भी घड़ी के विपरीत दोस्तों 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो आप बी वाली आकृति को देखिए, क्या ऐसा हो जाएगा। आप कहेंगे नो सर, क्योंकि इसमें त्रिभुज भी है अंदर और यहाँ इसमें तो त्रिभुज नहीं है। साथियों सी भी नहीं होगा, ये त्रिभुज इस प्रकार का नहीं आएगा। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ए वाली आकृति, मतलब अगली आकृति होगी और इसका आंसर जो आएगा बी ऑप्शन आएगा। तो जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन को चुना प्रश्न का राइट आंसर है। अगला, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़े। साथियों दो कथन और दो निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला कथन है कोई गाय बिल्ली नहीं है। तो साथियों हमें डायग्राम से समझेंगे कि गाय जो है दोस्तों कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। साथियों गाय बिल्ली के साथ कैसी है, नेगेटिव, तो हम लोग इसको नेगेटिव बना देंगे। और सभी बिल्लियां मूछे हैं, तो साथियों सभी बिल्ली को हम लोग क्या बना देंगे, मूछे बना देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहला निष्कर्ष दिया कुछ गाय बिल्लियां हैं, तो गाय का कुछ हिस्सा बिल्ली है क्या, नहीं है, बिल्कुल गाय बिल्ली तो नेगेटिव है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कुछ गायों की मूछे हैं, तो साथियों गाय और मूछ का पॉजिटिव और नेगेटिव होना भी गलत बताया, तो यहाँ से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। तो साथियों बी वाला ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण वाला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा है। फिर से आकृतियों की सीरीज है, तो अगली आकृति कौन सी बनेगी। तो आप ऐसा करिएगा, यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिएगा, ये जो ब्लैक त्रिभुज दिखाई दे रहा पहली आकृति में, ये दूसरी आकृति में घड़ी की दिशा में एक स्थान बदल गया और साथियों ये घूम भी चुका है घड़ी के विपरीत 90 डिग्री। अब साथियों फिर इसने तीसरी आकृति में स्थान बदला, घड़ी के विपरीत दिशा में एक स्थान बदला, मतलब घड़ी की दिशा में स्थान बदला और साथियों ये घूम चुका है। आप कहेंगे सर घड़ी के विपरीत 90 डिग्री, ठीक ना। अब अगली आकृति में जब ये आएगा दोस्तों तो इस स्थान पे आएगा, मतलब ये जिस भी स्थान पे आएगा 90 डिग्री वापस घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूम जाएगा। तो साथियों ये फिर से आड़ा हो जाएगा और ऐसा किस आकृति में दिया, तो देखो पहली और दूसरी आकृति तो गलत हो जाएगी, अब या तो सी या फिर डी आएगा। अब आप इसको और वेरीफाई करना चाहते तो ध्यानपूर्वक सभी साथी समझेंगे, बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। यहाँ पर देखो ये दो स्टार और प्लस माइनस को देखो, ये घड़ी की दिशा में एक स्थान खसक गए, फिर ये घड़ी की दिशा में एक स्थान खसक गए, अब अगली आकृति में फिर घड़ी की दिशा में एक स्थान खसकेंगे। तो साथियों आपको सी में भी दिया और डी में भी दिया।
अब यहां से क्या चीज हमारी वेरीफाई होगी, तो देखो अब और हमारे पास ई और यू, ये जो इम्यू दिखाई दे रहा है साथियों, इसको देखिएगा, ये उसी स्थान पर पहली आकृति में जहां था उससे घड़ी की दिशा में एक स्थान खस के फिर ये भी खस के, तो हर चिन्ह घड़ी की दिशा में एक स्थान खसक रहा है। तो साथियों अगली आकृति में ये ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा मतलब या तो यहाँ पर भी क्या होगा सी या फिर डी। तो बिल्कुल कंफर्म तरीके से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखो फिर से आप कहेंगे सर 2 प्लस 2 माइनस थे और ये घड़ी की दिशा में देखो एक स्थान, 1 प्लस 1 माइनस बना, फिर 2 प्लस 2 माइनस, अब नीचे आएगा तो 1 प्लस और 1 माइनस, मतलब डी वाली आकृति हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगी। तो जिन भी साथियों ने डी ऑप्शन को चुना प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिसमें एक कथन दिया, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। जी हाँ साथियों, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य कथन में कहा है। कथन के अनुसार कौन सी धारणा सही होगी ये हमें बताना है। तो साथियों घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जिसे हम CFL कहते हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ साथियों, ऊर्जा की आपूर्ति अगर करना है तो बिल्कुल पहला वाली धारणा सही है, क्योंकि कथन में ऊर्जा की आपूर्ति को लेकर ही बोला है। और यहाँ पर बोला गया दोस्तों कि अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाए, इस प्रकार भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए जाते। तो साथियों ये भी सही होगा, क्योंकि हमें ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कोई ना कोई ये कदम जरूर उठाने हैं सतत विकास के लिए। तो साथियों धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित होगी, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो साथियों पहला कथन है ना, कुछ धातुएं लोहा है, तो आपको डायग्राम से समझोगे कभी गलत नहीं होगा। धातुएं, कुछ हिस्सा धातुओं का दोस्तों क्या है, आप कहेंगे सर कुछ धातुएं लोहा है और कुछ लोहा भारी होता है, तो लोहा का भी हम लोग कुछ हिस्सा क्या बना देंगे, भारी बना देंगे। अब निष्कर्ष 1 में कहा सभी लोहे धातुएं हैं, तो साथियों धातु और लोहा का कुछ का संबंध है, तो गलत हो जाएगा सभी वाला। तो यहाँ दोस्तों पहला गलत है और सभी भारी धातुएं हैं, तो साथियों भारी और धातुओं में सभी को लेकर कोई भी संबंध नहीं है, तो ना तो निष्कर्ष 1 कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न वेरी मोस्ट और IMP है। यहाँ पर कहा गया कि पाइप का कोड दिया, उसी कोड भाषा में स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर हमें क्या करना, PIPE। इस पाइप को समझना किस प्रकार से लिखा, तो अंग्रेजी वर्णमाला से समझते। P 16 नंबर पे आता, I 9 पर, P 16 पर, E 5 पर। तो साथियों देखिएगा ये ऐसा दिया है, इसी प्रकार हमें स्वान का कोड बनाना SWAN का। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एस का क्रम 19, W का 23 और A का 1 और N का 14। तो साथियों इसका अंतिम अक्षर बताना था, क्या है, 4 है। जी हाँ दोस्तों 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और IMP प्रश्न ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी साथी, दमदार प्रश्न आपके सामने। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है। साथियों देखो सबसे पहले इधर वाले हिस्से में हम काउंट करेंगे त्रिभुजों को। आप कहेंगे सर एक त्रिभुज अगर उसके अंदर एक लाइन होती है तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 होती है। तो देखो आप कहेंगे सर 3 त्रिभुज तो यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ ना, तो आप कहेंगे जी सर। एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। आपको मैं बता दूं यहाँ पर, अब देखो अगर कोई वर्ग होता है और उसके अंदर इस प्रकार से क्रॉस होता है तो टोटल त्रिभुज साथियों 8 बनते। तो 1 2 3 4 काउंट करते और सबसे बड़ी संख्या का डबल करते, तो 8 त्रिभुज ये वाले हमें मिले, मतलब इस वाले वर्ग के अंदर जो क्रॉस है इसमें। जी हाँ साथियों, आप कहेंगे सर और कहां पर है, तो देखो 3 त्रिभुज ये वाले, इस वाले वृत्त के अंदर 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, 3 ये भी जोड़ देते हैं, और साथियों एक ये वाला भी दिखाई दे रहा, तो एक ये भी जोड़ देते हैं। अब देखो अब साथियों यहाँ पर मिलकर भी त्रिभुज बने हो सकते हैं, यानी आप कहेंगे सर किस तरह से, तो देखिएगा एक त्रिभुज दोस्तों ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, एक त्रिभुज आपको ये वाला आपको दिखाई दे रहा, तो बिल्कुल एक ट्राइंगल ये काउंट कर लेंगे, और साथियों एक ट्राइंगल और आप लोगों को यहां से दिखाई दे रहा है, ये वाला मिलकर देखो ये वाला। जी हाँ दोस्तों मिलकर ये वाला भी दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक,
तो एक ये भी काउंट कर लेंगे। इस प्रकार अब ये वाली आकृति के इधर वाली आकृति को देखो, इसमें दोस्तों एक त्रिभुज ये वाला है ना, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। आप कहेंगे सर चौथा कौन सा होगा, तो देखो चौथा त्रिभुज साथियों ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाला, तो ये बिल्कुल अभी तक 4 इधर काउंट कर लिए हमने। और साथियों यहाँ पर आप समझिएगा, एक त्रिभुज ये और एक ये, दूसरा और तीसरा ये, तो 3 और हमने काउंट कर लिए। अब साथियों मिलकर एक त्रिभुज आपको ये वाला मिलकर दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ साथियों, तो एक ट्राइंगल ये वाला, और आप कहेंगे सर एक त्रिभुज हमें मिलकर ये वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक ट्राइंगल ये वाला। अभी इनको गिन लीजिएगा, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 3 15, 16 17 18, 18 4 22, 22 में 3 जोड़ा 25, 26 और 27। जी हाँ साथियों, इस आकृति में टोटल 27 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है, बहुत ही शानदार और जानदार। अगला वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन जो आपके सामने पुनः आ चुका है, जिसमें आपको 2 कथन 2 निष्कर्ष दिया है। सभी कारें जीप है। पहले कथन को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। कारें, जी हाँ दोस्तों, कारें, सभी कारें जीप हैं। तो साथियों सभी कार को हम लोग क्या बना देंगे, जीप बना देंगे। और सभी जीप 4 पहिया हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी जीप जो हैं वो क्या है, 4 पहिया। तो हम सभी जीप को 4 पहिया बना देंगे। अब देखो निष्कर्ष 1, सभी 4 पहिया कारें हैं। तो 4 पहिया सभी कारों के अंदर नहीं है, कारें सभी 4 पहिया हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कुछ 4 पहिया जीप हैं, तो 4 पहिया के अंदर कुछ हिस्सा जीप बिल्कुल है। केवल निष्कर्ष 2 इसका पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, जिसमें कथन और 2 निष्कर्ष दिया। कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, ऐसा कथन में कहा गया। अब हमारा निष्कर्ष कथन के अनुसार देखते हैं। जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं, वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। शायद बोला, और यहाँ कथन में भी क्लियर किया था, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। तो साथियों पहला वाला निष्कर्ष क्या होगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक ना, पहला तो सही होगा। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावट आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कथन में भी यही कहा कि हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, तो बिल्कुल निष्कर्ष 2 भी सही होगा, कथन के अनुरूप ही है। तो यहाँ पर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, माफ करिएगा, दोनों ही पालन करते, ऐसा लिखा, 1 और 2 दोनों ही पालन करते। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी आपके सामने आ चुका है, जिसमें आपको निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद लेके आना है, क्या होगा। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला से करते। पहला अक्षर यहाँ पर 2 नंबर का बी है, फिर 4 नंबर का डी है, फिर 6 नंबर का है ना एफ है। अब देखो 2 4 6, अब 8 नंबर का आएगा दोस्तों एच। ठीक ना, अब 25 या माइनस किया 2 तो 23, माइनस 2 किया 21, और 21 में से 2 घटाएंगे तो साथियों 19 आ जाएगा। अब देखो 25 नंबर पे वाई होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, और यू 21 पे होता है, माइनस 2 किया जा रहा है। फिर यहाँ पर 19 माइनस 2 करेंगे, 21 में 19 का एस हो जाएगा। तो एच 19 और एस हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो जिन भी साथियों का डी आ चुका, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी मोस्ट और आईएमपी आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका दमदार प्रश्न आपके सामने है। मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। तो साथियों इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना, आज की डेट से कंफर्म कर लेना। जैसे आज हमें पता है कि 3 फरवरी, और उसके बाद में दोस्तों 2025 का दिन हमें पता है। आप कहेंगे सर क्या है, तो 3 फरवरी 2025 को हमें सोमवार है, बस ऐसे कंफर्म कर लेना है। और फिर लिखना दोस्तों, आपको क्या करना, 1 मार्च का दिन पता कर लेना है। 1 मार्च 2005 का दिन आपको पता कर लेना है। तो साथियों कैसे करते, देखो दोनों वर्षों का अंतर, पहले वर्षों के बीच विषम दिन लाएंगे, तो दोनों वर्षों का अंतर करेंगे, तो 2025 और 5 में 20 साल का अंतर है, और प्लस इनके बीच में जो लीप वर्ष आए उनको जोड़ देंगे। 2005 से 25 लीप वर्ष देखो 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा और 24 होगा। 5 लीप वर्ष आएंगे दोस्तों, तो 20 में 5 जोड़ा 25, और 25 में भाग देंगे 7 या 21, तो साथियों 4 शेष बचेगा। बोलो हाँ ना। आप कहेंगे सर अब मंथ के केस में विषम दिन देखिएगा,
आपको यहाँ पर पहले फरवरी आता है तो फरवरी को लिखना है और साथियों आपको खाली मार्च तक जाना है। तो जो फरवरी यानी जो पहले आया उसके बचे दिन लेना है। तो साथियों फरवरी 28 दिन का होता है, 28 में से 3 गया, 25 दिन तो फरवरी के लेना है और मार्च की दी गई तारीख 1 लेना है। 25 में 1 जोड़ा तो 26, 26 में 7 का भाग देंगे साथियों, 7 या 21, आप कहेंगे सर 5 शेषफल बचा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा साथियों, ईयर के केस में, वर्ष के केस में 25 का दिन पता है और 2005 का लेके आना, मतलब पीछे जाना है आपको। तो वर्ष का जो विषम दिन है 4, इसको माइनस का लिखेंगे। और साथियों मंथ के केस में आपको फरवरी का दिन पता और मार्च का लाना है, तो मतलब आगे जाना है। तो आपको क्या करना, आगे जाना है तो प्लस का 5 लेना है। अब 5 में 4 गया तो प्लस का 1 बचा। आप कहेंगे सर अगर प्लस का 1 बचा तो जो दिन हमें पता है सोमवार, इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास मंगलवार निकल के आ जाएगा। जी हाँ साथियों, मंगलवार निकल के आ जाएगा 1 मार्च का दिन। अब हमें लाना है मार्च की कौन कौन सी तारीख में शुक्रवार है। तो साथियों देखो, मंगल के बाद गुरुवार, शुक्रवार, मंगल के बाद बुध, गुरु, शुक्र, 3 दिन बाद, तो एक में भी हम लोग क्या करेंगे, 2, 3, 4, यानी हम समझ सकते हैं कि 4 मार्च का जो दिन रहेगा साथियों वो शुक्रवार रहेगा। मतलब पहला शुक्रवार दोस्तों 2005 में 4 मार्च को होगा। अब हर 7 दिन में शुक्रवार होगा। तो साथियों 4 में 7 को जोड़ा तो 11 तारीख भी शुक्रवार होगा और साथियों 11 में हमने 7 को जोड़ा तो 18 भी शुक्रवार होगा और 18 में दोस्तों 7 को जोड़ा तो 25 तारीख भी शुक्रवार होगा। तो 4 मार्च को 11, 18, 25, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का आ चुका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिए। तो देखो सभी पंखुड़ियां फूल है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको डायग्राम से समझेंगे। पंखुड़ियां, जी हाँ दोस्तों, पंखुड़ियां, आप लोगों को सभी पंखुड़ियां क्या बनाना है, आप कहेंगे सर सभी पंखुड़ियां फूल हैं। आगे बोला सभी पंखुड़ियां पीली है, तो साथियों सभी पंखुड़ियां पीली भी है, चलो ऐसा भी समझ लिया हमने। और सभी पीले फूल है, पहले ऐसा करते दोस्तों, है ना, हम लोग ऐसा करते दूसरे वाले कथन से बनाते, सभी पंखुड़ियां पीली है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पंखुड़ियां, सारी पंखुड़ियां क्या बनाते हैं, पीली, तो सभी पंखुड़ियां दोस्तों पीली हैं। अब आगे ये बोला था तीसरे निष्कथन में सभी पीले फूल हैं, तो सभी पीले को हम लोग किसके अंदर बनाएंगे, फूल के अंदर, सभी पीले फूल हो जाएंगे और सभी पंखुड़ियां फूल है। तो साथियों सारी पंखुड़ियां फूल है, तो ये ऑटोमेटिक बन चुका है, पंखुड़ियां देखो फूल वाले डायग्राम के अंदर ऑटोमेटिक बन चुका है। अब देखो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा सभी फूल पीले हैं, तो फूल सभी पीले नहीं है, सभी पीले फूल है, तो ये पहला निष्कर्ष गलत है। और सभी पीले पंखुड़ियां हैं, तो पीले सारे पंखुड़ियां नहीं है, कुछ पीले पंखुड़ियां, ये भी गलत होगा। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, मतलब ए वाला सही जवाब होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन को चुना दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। निकटतम समानता का मतलब होता है दोस्तों इस प्रश्न आकृति के समान आकृति का चयन करना है। तो देखो यहाँ पर आप कहेंगे सर सी वाली तो हम कभी नहीं लगा सकते और डी वाली भी नहीं लगा सकते। देखो ये अगल बगल का तो वैसा दिया, लेकिन बीच वाला देखो आपको जो दिया है, यहाँ पर बीच में एक लाइन भी है, यहाँ पर लाइन नहीं है, यहाँ पर है लेकिन अगल बगल का नहीं है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर आपका ए भी गलत हो जाएगा, तो स्पष्ट तौर पे साथियों याद रखना बी आकृति प्रश्न का राइट आंसर होगी। और साथियों बी आकृति होगी मतलब ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला मोस्ट और इंपोर्टेंट प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है। उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है। तो साथियों इन दोनों आकृतियां, जो प्रश्न आकृतियां, इन दोनों को मिलाने से कौन सा उत्तर आकृति बना है। तो इसका भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी साथी करेंगे। तो देखो पहली आकृति तो गलत है, लेकिन आप देखिएगा दूसरी आकृति को, आप कहेंगे सर कहां पर है इस तरह से दोनों आकृतियां। तो देखो एक आपको आकृति ये जो दिया है, दो आकृतियां, एक तो ये दिखाई दे रही है ना, और दूसरी आकृति ये जो दिया है ये आपको दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह से, ये इसको भी काउंट करके वापस से ये दिया है। तो बी आकृति बिल्कुल इन दोनों आकृतियों के मेल से बनी है। तो जिन भी साथियों का
ऑप्शन नंबर सी आया बी। बी आकृति है मतलब सी लगाएंगे तो सी वाले सभी साथियों का आंसर राइट हो जाएगा। अगला मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है। पुनः इस प्रश्न आकृति में दोनों के मेल से कौन सा चित्र बना है। आप कहेंगे सर ये दोनों अलग अलग है। अच्छा यहाँ पर बी वाला भी चेक करो, सी बी और डी बी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखो बी वाली आकृति तो गलत हो जाएगी। आप कहेंगे सर क्यों, ये बिल्कुल खड़ा है, ये एक आकृति खड़ी है और इसमें आड़ी है। अब आप कहेंगे सर सी में खड़ी भी है आकृति, लेकिन जो इसका मोटा पोर्शन है ये ऊपर की साइड है, लेकिन इसमें नीचे उल्टी किया है इसको, इसलिए गलत। और ये भी आड़ी है दोस्तों, तो बिल्कुल ए वाली आकृति को देखो, ये वाला चित्र भी है और ये वाला वृत्त भी है। तो यहाँ दोस्तों ए, जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन को चुना, बी ऑप्शन मतलब ए आकृति इसका सही जवाब होगी। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यदि दक्षिण पश्चिम पश्चिम बन जाता है, नहीं ऐसा बोला कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका, आप लोग चार दिशाएं पूर्व और साथियों पश्चिम, है ना, पश्चिम चलो लिख लेते हैं। ऊपर दोस्तों उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। चार दिशाएं और उनकी उप दिशाएं जानते होंगे, ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व, और ये वाली जो दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, और ये वाली जो दिशा हो जाएगी साथियों उत्तर पश्चिम हो जाएगी, और ये वाली जो दिशा हो जाएगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अब देखो प्रश्नानुसार इन दिशाओं को बदलना है। ये कह रहा दक्षिण जहां थी वहां पर दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो साथियों यहाँ पर अगर दक्षिण और पश्चिम आ जाएगा तो आप जानते हैं दक्षिण की जगह अगर ये आ जाए तो साथियों यहाँ दक्षिण पश्चिम अगर आ जाएगा तो यहाँ पर देखो दक्षिण पश्चिम के सामने की दिशा इसके वापस सामने ही रहेगी। यहाँ पर दोस्तों ऊपर अब उत्तर पूर्व ही रहेगी, बोलो हाँ ना। तो प्रश्न ने कहा कि उत्तर दिशा क्या हो जाएगी, तो रियल में उत्तर दिशा ऊपर थी, अब ऊपर कौन सी दिशा आ चुकी है, उत्तर पूर्व आ चुकी है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वे आरेख को चुनना है। घोड़ा बंदर बाघ। जी हाँ साथियों, घोड़ा बंदर बाघ, इन तीनों को डायग्राम से संबंध बताना। तो आप कहेंगे सर एक तो डायग्राम घोड़ा का हो गया, अब घोड़ा एक अलग जीव है, बंदर और बाघ के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो एक डायग्राम फिर हमें बंदर का बनाना। बंदर का भी घोड़ा बाघ से कोई संबंध नहीं है, और साथियों यहाँ पर बाघ की बात करूं तो ये भी अलग जीव है, इन दोनों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल बी वाली आकृतियां देखिएगा सही संबंध को बताएगी। जिन भी साथियों ने बी को चुना सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। साथियों अंग्रेजी वर्णमाला से सीरीज को करना बेहतर होगा। जैसे सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, एफ 6 पे, आई 9 पर। तो देखो 3 को 4 बनाया, आप कहेंगे सर 1 जोड़ा, 4 को 6 बनाया, आप कहेंगे सर 2 जोड़ा, और 6 को 9 बनाया, आप कहेंगे सर 3 जोड़ा, और 9 को अब कितना जोड़ दें, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 4 जोड़ेंगे। 9 में 4 जोड़ा, 13वां शब्द यहाँ पर आएगा 13 नंबर का एम। तो जिन भी साथियों का एम ऑप्शन नंबर ए आया इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विषम को चुनना है। साथियों विषम का मतलब होता है असमान। 4 दिखाई दे रही आकृतियां जिनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो देखो पहली आकृति में दोस्तों टी का उल्टा प्रतिबिंब जिसे हम लोग जल प्रतिबिंब कहते हैं दिया है, और इसी प्रकार बी आकृति में वी का जल प्रतिबिंब दिया है, और सी वाली आकृति में एन का जल प्रतिबिंब नहीं दिया। साथियों ए में भी देखो उल्टा दिया, मतलब ए को उल्टा दिया, मतलब ये भी जल प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो सी आकृति यहाँ पर अलग है और ये अलग है, मतलब ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। वेल, जहाज और महासागर। साथियों वेल, जहाज और महासागर, तो वेल का मतलब ए वाला डायग्राम है ना, वेल, और साथियों जहाज, जहाज मतलब बी वाला डायग्राम। अब वेल और जहाज का तो कोई संबंध नहीं है, तो साथियों ये दोनों का संबंध महासागर से होता है। वेल और जहाज दोनों ही महासागर के अंतर्गत आते, तो सी वाले डायग्राम के अंतर्गत ए और बी आएगा, मतलब साथियों बी ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। अगला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने पुनः, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। साथियों अंग्रेज देखो इस श्रृंखला में अल्फाबेट भी दिया और संख्या भी दिया है। साथियों 5 दिया, फिर 7 दिया, फिर 11। तो देखो
5 से 7 बनाया, आप कहेंगे 2 जोड़ा। 7 को 11 बनाया, आप कहेंगे सर 4 जोड़ा। 11 को 17 बनाया, आप कहेंगे सर 6 जोड़ा। अब 17 में कितना जोड़ दे? 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, अब 8 जोड़ देंगे। तो साथियों 17 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा। तो 25, अब देखो अल्फाबेट को, आई का क्रम 9, जे का 10 होता है, एल का 12 और यहाँ पर ओ का 15 होता है। 9 में 1 जोड़ा तो 10 और 10 में 2 जोड़ा तो 12। जी हाँ साथियों, 12 में 3 जोड़ा तो 15। अब देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो बिल्कुल साथियों 18वां अक्षर आएगा, 18 नंबर का आर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, है ना, आर बनेगा, है ना। तो कितना जोड़ेंगे? अभी 3 जोड़ा था ना, तो अब 4 की बारी है साथियों, 4 की बारी है। तो याद रखना 19 बनेगा, यहाँ पर 19 नंबर का एस आएगा। तो 25 एस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो साथियों ये थे बिल्कुल रियल और एक्यूरेट रियल पेपर के प्रश्न, 25 के 25 ही आपके सामने। तो साथियों रोजाना मेरे साथ इस क्लास में आपको बने रहना है। सुबह 8 बजे ये क्लास आपके सामने रोजाना आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी शिफ्टों के एक्यूरेट सॉल्यूशन आपको मैं करवा दूंगा। अगर आपने पिछली शिफ्टों के सभी पेपरों को मेरे साथ लगा लिया, यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली शिफ्ट वाले पेपर के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जी हाँ साथियों, मिलेंगे पुनः, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।